खैर मार्केट्स अब बाद में, बोल रहा था मैं बाद में करूंगा, करते करते आगे निकल गया। रविंद्र सर इंतजार कर रहे हैं। रविंद्र सर वेलकम ऑन द शो, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। Q4 नंबर्स, फाइनेंशियल ईयर का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा, सॉलिड परफॉर्मेंस है। Q4 में AUMs में 21% का जंप, मुनाफा उसके सामने 30% बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसी में इंटरनल टटोल रहा था, कॉस्ट टू इनकम रेशियो चाहे मैं क्यू ऑन क्यू देखूं, साल दर साल देखूं, इंप्रूवमेंट है। रविंद्र सर, ये प्रॉफिटेबिलिटी में खास तौर पे जो तवज्जो मिला है, ये क्या आपके बढ़िया कॉस्ट कंट्रोल है या एफिशिएंसीज हैं जो पर्कुलेट होकर बॉटम लाइन पे पहुंचती हुई नजर आ रही है? हाजी जी, सबसे पहले तो आपको एंड आपके सारे दर्शकों को, सीएनबीसी आवाज के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। लास्ट ईयर जो शुरुआत में व्हीकल फाइनेंस, कंज्यूमर स्मॉल एंटरप्राइजेस लोन वाला बिजनेस और एसएमई बिजनेस, ये तीनों ट्रैक कर रहे थे और 3 बिजनेसेस ही सपोर्ट कर रही थी और 2 बिजनेसेस हमने लॉन्च किए थे, गोल्ड लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल। तो चोला के आज 8 बिजनेसेस हैं और Q4 आते आते तक ये तीनों बिजनेस के जो भी प्रॉब्लम थे हमने सॉल्व किए और ये 2 बिजनेस जो है अच्छे से खड़े हो गए हैं। तो अब चोला में 8 बिजनेस ने Q4 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसके कारण ही आप देखेंगे कि चारों तरफ से सारे जो पैरामीटर है, जितने भी वेरिएबल्स है, हमने सबको करेक्ट किया है और इसी के कारण हम लोग थोड़ा सा आश्वस्त है कि जैसे आपने कहा कि वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है और अगला क्वेश्चन शायद उससे रिलेटेड होगा, बट मुझे लगता है कि अभी अभी हम लोग 8 इंजन के साथ ज्यादा अच्छा काम करने की स्थिति में है। बाकी देखेंगे कि कैसा होता है फिर आने वाले दिन। नहीं, एक सवाल बाद आऊंगा मैं वेस्ट एशिया पे। अच्छा, फिर इस बार की हाईलाइट थी मेरे लिए, अब 8 सेगमेंट्स हो गए, डिसबर्समेंट में ग्रोथ बढ़िया थी, 25% के आसपास का उछाल था। ये क्या फिर अक्रॉस सेगमेंट्स था? और फिर बड़ा तवज्जो, फिर ये सबका सवाल यही होगा कि डिसबर्समेंट जब 25% के आसपास की ग्रोथ ऑलरेडी दिखा रहे हैं, क्या यहां से फर्दर एक्सिलरेट करने का दमखम है? या वही मैं बोल रहा था कि 3 बिजनेसेस तो अच्छे से काम कर रही थी, जिसमें कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, सिक्योर्ड बिजनेस लोन है जो छोटे व्यवसाय के लिए हम लोग एसबीपीएल के अंडर में करते हैं, और हाउसिंग लोन, ये तीनों तो अच्छा काम कर रही थी, इनका ग्रोथ बहुत अच्छा था। पिछले साल आखिरी के 2 क्वार्टर, तिमाही में, Q3 के तिमाही में और Q4 के तिमाही में, ये जो बाकी 3 बिजनेस है उन्होंने भी बाउंस बैक किया और जो नए बिजनेस है उन्होंने भी अच्छा काम किया। तो सभी का एक मिला-जुला प्रभाव है। साथ में हमने ये भी देखा कि सेकंड हाफ में जीएसटी कट होने के बाद इंडस्ट्री इंप्रूव करने लगी। व्हीकल फाइनेंस की इंडस्ट्री इंप्रूव हुई। पहले पैसेंजर कार इंप्रूव हुआ, फिर कमर्शियल व्हीकल इंप्रूव हुआ। तो धीरे-धीरे मार्केट में भी एक इंप्रूवमेंट का दौर दिखा है आखिरी 6 महीने में, जिसका फायदा हमें मिला है। और चूंकि कैपेसिटी हमारे पास बिल्ड कर चुकी हमने कर चुके थे और उसका यूटिलाइजेशन होना बाकी था, वो हमने एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा किया Q3 Q4 में। इनफैक्ट अभी गोल्ड लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन अभी एक अपनी बहुत ही शुरुआती दौर पे है। तो उसमें से जो उसका जो डिसबर्समेंट का ग्रोथ है, वो हमको और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। व्हीकल फाइनेंस आता हूं, फिर अब मैं इन सब चीज़ों पे वापस लौटूंगा सेगमेंट्स पे। आपने वेस्ट एशिया क्राइसिस की बात छेड़ी दी है, तो ये नतीजे आए थे रविंद्र सर जनवरी फरवरी मार्च के। मार्च में पूरा महीना वो वेस्ट एशिया क्राइसिस, मेरे ख्याल से फरवरी के 28 तारीख से वो वॉर की शुरुआत हो गई थी। इस बार तो नंबर्स अच्छे हैं। क्या पोस्ट मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स मैक्रो एनवायरनमेंट में कुछ डिटोरिएशन, सेंटिमेंट्स कुछ डिटोरिएट होते हुए नजर आए? आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो? अब तो इस रिजल्ट को आए हुए भी 1-1.25 महीने होने को आ गए। देखिए सर, सेंटिमेंट में प्रॉब्लम है आशीष जी। जो प्रभाव है अभी वो ग्राउंड में दिखा नहीं है, शायद वो दिखेगा। इसी के कारण हम लोगों ने भी माइंडफुली 200 करोड़ का प्रोविजन एक्स्ट्रा क्रिएट किया है, मैनेजमेंट ओवरले बनाया है। बट जो ऑन ग्राउंड जो अभी तक जो फीलर आ रही है, चूंकि हम लोगों को अप्रैल मंथ भी देखने का भी मौका मिल गया, तो अप्रैल मंथ का जो डिसबर्समेंट है, कलेक्शन परफॉर्मेंस है, वो पिछले साल के अप्रैल मंथ से अच्छा है अभी भी। इसका मतलब है कि अभी भी मोमेंटम बचा हुआ है और चूंकि ग्रोथ Q4 से ही चालू हुआ था, तो एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो डाउन साइकिल से अप साइकिल का जो मूवमेंट है वो चालू ही हुआ था कि ये वेस्ट एशिया क्राइसिस आ गया। अब ये देखना है कि ये जो डाउन साइकिल से अप साइकिल का मूवमेंट है, ये डिरेल हो जाता है या कंटिन्यू होता है या थोड़े
लेवल पे ही रहता है, लेकिन खराब नहीं रहता। ये सेंटिमेंट्स में तो हावी हो गया। तो फिर आपने जो ये 200 करोड़ रुपए मैनेजमेंट ओवरले प्रोविजन बनाया है, ये कुछ आप स्पेसिफिक स्ट्रेस देख रहे थे जिसके चलते बफर बनाया है, या आप अज्यूम कर रहे हो कि ऐसा होगा जब सेंटिमेंट्स पे हावी हो रहा है तो परकुलेट होकर इवेंचुअली आना है और हम एडिशनल सेफ्टी के तौर पे पहले ही प्रोवाइड फॉर करके चले? ये 200 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग कैसे और क्यों करी गई? चोलामंडलम हमेशा पहले से ही अहेड ऑफ द टाइम कंप्लायंस गवर्नेंस पे ख्याल रखते हुए प्रूडेंट के साथ काम करती है। आप देखे होंगे सारे जितने भी हमारे रेगुलेटर आरबीआई की तरफ से जो जो पॉलिसीज आते हैं, और अगर उसका टाइमलाइन अगर 1 साल बाद का है तो हम लोग उसको ट्राई करते हैं पहले से ले ले। कंपनी बहुत लार्ज है, बड़ी हो गई है, बैलेंस शीट अच्छा है, तो और हमारे पास स्कोप है कि ये मैनेजमेंट ओवरले क्रिएट किया जाए, क्योंकि एक सेंटिमेंट का और एक जो फ्यूचर में जो दिख रहा है कि कहीं प्राइसेस डीजल के या फ्यूल के बढ़ गए या क्राइसिस आ गया, तो एक तरफ जा सकता है। हमें अभी प्रॉब्लम दिखा नहीं है और हमने अभी अंदाज नहीं किया कि प्रॉब्लम होगा, बट उसकी संभावनाएं तो डेफिनेटली है। और आपने सुना भी होगा कि प्रधानमंत्री और सारे लोग ने कहा है कि चीजें जो है थोड़ी टफ है और हमें अपनी तैयारी करके रखनी है। तो हमने सिर्फ तैयारी की है, हमने कोई ये एस्टिमेट नहीं लगाया कि इतना लॉस होगा। तो इसको मैं मतलब बेसिकली समझूं कि एक वन टाइम कॉशन के तौर पे हमने 200 करोड़ पे प्रोवाइड फॉर करे हैं, ना कि एक कंजर्वेटिव प्रोविजनिंग साइकिल की शुरुआत हुई। लेट्स सी हाउ थिंग्स इवॉल्व फ्रॉम हियर। एब्सोल्युटली, आप जो बोल रहे हैं एकदम सही है। परफेक्ट, ठीक बात है। व्हीकल फाइनेंस की बात करी तो ऐसी इस बार की प्रेजेंटेशन में मैं देख रहा था तो पता नहीं क्यों मैं एक्सेल पे सब डाल दिया। तो 61% ऑफ द एम्प्लॉइज व्हीकल फाइनेंस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। 90% ऑफ द ब्रांचेस डेडिकेटेड, मतलब 1761 ब्रांचेस हैं तो 90% ब्रांचेस व्हीकल फाइनेंस को डेडिकेटेड हैं। अच्छा रविंद्र सर, वो व्हीकल ऑटो सेल्स के नंबर्स जो आ रहे हैं वो तो रोबस्ट आ रहे हैं। यूज्ड व्हीकल मार्केट्स का आइडिया नहीं मुझे। बीच में मुझे आपसे लास्ट चर्चा हुई थी तब वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी थोड़ा धीमापन था। ये वो पार्ट ऑफ द मार्केट कैसा कर रहा है और कैसा करेगा? क्योंकि वेस्ट एशिया हो ना हो, रूरल स्ट्रेस, वो इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट तो दिखना शुरू हो गया है। मॉनसून को लेकर स्काईमेट से लेकर आईएमडी सबने प्री वॉर्न कर ही दिया है कि इस बार मामला काफी गड़बड़ाता हुआ नजर आएगा। तो चुनौतीपूर्ण होने वाला FY27 ऐसा मानूं क्या? तो सबसे पहले तो मैं आपका जो ये मानसून के लेके मैं आपको बताता हूं कि मानसून में स्काईमेट ये बोल रहा है कि 94% मानसून रहेगा। उसका मतलब है कि 96% से नॉर्मल मानसून होता है, तो सामान्य से सिर्फ 2-4% ही कमी मानसून होने वाला है। नहीं रविंद्र सर, पर वो आईएमडी ने ना प्रोबेबिलिटी का मैप ग्रिड शेयर करा है जिसमें मेरे ख्याल से 30-35% प्रोबेबिलिटी है बिलो नॉर्मल की, 30-35% प्रोबेबिलिटी है डेफिसिट की, यानी कि 90% कम की भी। तो मामला इसीलिए मैं कह रहा हूं डावाडोल है। मैं वही बताने जा रहा हूं सर कि अगर आप पिछले 15 साल का अल्नीनो का इफेक्ट देखेंगे, उसमें 3 बार अल्नीनो आया, तीनों बार कृषि की उपज में वृद्धि हुई है। दूसरी बात यह है कि कृषि सिर्फ और सिर्फ बारिश पे डिपेंड नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी आज के डेट पे गांव-गांव में फैल गई है और इरिगेशन लैंड ज्यादा बढ़ गए हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वाटर रिजर्वायर 10% ऊपर चल रहा है। चौथी चीज है कि 87 सेंटीमीटर जो है नॉर्मल बारिश है। दोनों भी स्काईमेट और आईएमडी के अनुमान के अनुसार 80 to 82 सेंटीमीटर की बारिश होने वाली है, जो 6-7 सेंटीमीटर से कम होने वाली है। जिसका मतलब है कि जो फ्लड टाइप की सिचुएशन थी पिछले साल वो नहीं रहेगी और थोड़ी बहुत बारिश कम रहेगी, और वो भी मई जून में नॉर्मल बारिश है और जुलाई अगस्त में थोड़ी कम बारिश है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है जो स्काईमेट एटलीस्ट बोल रहा है कि अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अल्नीनो को जो डाउन साइज करने वाली जो गर्म हवाएं हिंद महासागर से निकलती है वो मई और जून में तो नॉर्मलाइज कर रही है। जून जुलाई अगस्त का हम बाद में आपको प्रेडिक्ट करेंगे। तो उनका भी कहना है कि कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि का उत्पादन बढ़ने से ही इनकम बढ़ता नहीं है। कृषि के उत्पादन के साथ इन्फ्लेशन बढ़ेगा तभी उसका एक्चुअल रियलाइजेशन होता है फार्मर के हाथ में। तो थोड़ा सा अगर उत्पादन अंडर रहे और इन्फ्लेशन इंप्रूव है तो रूरल इकोनॉमी, फार्मर के हाथ में पैसा अच्छा आता है। तो हमारा कैलकुलेशन ये बोलता है कि फार्मर के हाथ में आने वाले दिनों में थोड़ा सा अच्छा पैसा आएगा। तो ये हुआ आपका मानसून।
मैंने गलती से मॉनसून के बारे में डिटेल शेयर कर दी और मैं भूल गया था। रविंद्र सर का तो धंधा वहां पे अटका हुआ है मुझसे ज्यादा, और आईएमडी जितना बोलूंगा सब निचोड़ के उन्होंने आपको बता दिया कहानी असल में है क्या। अच्छा, एनआईएम स्टेडी है, बल्कि Q4 में जाते जाते एग्जिट मार्जिन तो 8.4% के रिपोर्ट कर रहे हैं आपने, पर FY27 में जिस तरह के अगर चैलेंजेस आ रहे होंगे तो आई एम अज्यूमिंग कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी वापस बढ़ रही होगी। आपका क्या मानना है, इज देयर अ रूम फॉर एक्सपेंशन फ्रॉम हियर, या FY26 के लेवल्स को डिफेंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है? सही बोला आपने कि एक्चुअली इसको डिफेंड करना चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन एक्चुअली तो देयर आर दो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक है इनकम और एक है कॉस्ट ऑफ। अब कॉस्ट ऑफ फंड धीरे धीरे बढ़ेगा अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, जो कि आरबीआई की तरफ से निर्धारित होगा, और उसके बाद जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेगा तो हमें कॉस्ट ऑफ फंड को पास ऑन करने की जरूरत पड़ेगी। जो मॉर्गेज बिजनेस है उसमें तो हम पास ऑन कर देते हैं, व्हीकल फाइनेंस में पास ऑन करने में टाइम लगता है क्योंकि वो फिक्स रेट में होता है। जो इनकम लाइन है, उस इनकम लाइन में Q4 में इनकम ज्यादा बढ़ते हैं, फिर Q1-2 में कम होते हैं, फिर Q3-4 में बढ़ते हैं। ये एक ऐसा ट्रेंड बना हुआ है। तो 8.14 हम लोग होल्ड करेंगे, डिफेंड करेंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत पास ऑन करके उसको एडजस्ट करके हमारा निम जो है बचा सकते हैं। चलिए उस पर नजर रहने वाली है। अच्छा, इसी साल तो गोल्ड लोन के बिजनेस में उतर गए थे, तब वो 8 प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो रेडी हो गया। एक तो वो पार्ट ऑफ द बिजनेस कैसा कर रहा है, और समय की कमी है तो मैं साथ साथ कर्टन रेजर भी FY27 के लिए रविंद्र सर और उनकी टीम किस तरह के टारगेट्स लेकर चल रही है, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन आप लोग का कहता क्या है, किस तरह की ग्रोथ अचीवेबल है? गोल्ड लोन में हम लोग ने 120 ब्रांचेस के साथ काम चालू किया था। हमारा जो पायलट एक्टिविटी है वो बहुत सक्सेसफुल रहा। अब 360 ब्रांचेस हम इस साल के लिए ला रहे हैं, तो गोल्ड लोन को फिर से एक्सपैंड कर रहे हैं। हमारा फोकस साउथ में ज्यादा है गोल्ड लोन को लेके, क्योंकि गोल्ड लोन का मार्केट कंसंट्रेटेड है साउथ में। उसके बाद धीरे धीरे अन्य शहरों में हम जाएंगे। वैसे तो हमारे पूरे देश में करीब 1700 से ऊपर ज्यादा ब्रांचेस है, और 700 जो है लोकेशन हेड्स हैं हमारे, तो सब मिला के 2500 जगह से हम काम करते हैं। गोल्ड लोन का जो ब्रांचेस है वो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस है, तो उसमें कॉस्ट ज्यादा है, इसके कारण धीरे धीरे हम एक्सपैंड करेंगे। जहां तक बात है FY27 का, अभी भी हम होल्ड करते हैं। हमारा जो कमिटमेंट रहा है पिछले कई सालों से, कि हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारा जो ग्रोथ है, एसेट ग्रोथ है, वो 20% से 25% के बीच में रहे। इस साल के लिए हमारा नेट क्रेडिट कॉस्ट जो एनसीएल लाइन है उसमें 10 पैसे की और इम्प्रूवमेंट हम चाहते हैं, जो कि 1.7 से 1.6 अगर ओवरले को मिला के लेते हैं, या तो ओवरले को हटा के चलते हैं तो 1.6 से 1.5 में आए, और हमारा जो प्री टैक्स ROA है वो 3.5% में आए। ये जो है हमारा स्टैंडर्ड टारगेट है, और हमने अभी स्टैंडर्ड टारगेट को लेके ही आगे बढ़ने का डिसाइड किया हुआ है। समय था, एक समय क्या, अब तक भी मैं इंट्रोड्यूस करता था सर आपको तो कहता था दिग्गज व्हीकल फाइनेंस कंपनी। अब आप इतना डाइवर्सिफाई कर गए, इतने सारे सेगमेंट्स आ गए, कब ये कहना बंद करना पड़ेगा मुझे? और ये लॉन्ग टर्म AUM मिक्स आप देख कैसे रहे हो? देखिए 53% में है व्हीकल फाइनेंस, हाँ, और मॉर्गेजेस अगर मिलाएं तो वो करीब करीब 39 के आसपास है, और बाकी हमारे कंज्यूमर है। और मॉर्गेज बिजनेस 10 साल के लिए फाइनेंस होता है, और व्हीकल फाइनेंस 5 साल के लिए फाइनेंस होता है। सारे बिजनेसेस में हमारी जो निगाह है एक समान है, सभी को हम एक तरीके से ड्राइव करते हैं, किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन चूंकि इसका टेनर लंबा होता है मॉर्गेज का, तो ऑटोमेटिकली उसका जो मिक्स है बढ़ते जा रहा है। तो मॉर्गेज का मिक्स पहले बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे कंज्यूमर थोड़ा बहुत बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप देखेंगे 50% में मॉर्गेज है और व्हीकल फाइनेंस 40% में है, और मॉर्गेजेस और जो कंज्यूमर है करीब 10-12% के आसपास, 10% के आसपास रहेगा। तो ये आने वाले 3-4 साल के अंदर में होने वाला, इतनी तक विजिबिलिटी अभी हम लोग को दिख रही है। तो इसी ये के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। अभी तो कह सकता हूं व्हीकल फाइनेंस की दिग्गज कंपनी, वो दिग्गज तो अब भी रहोगे आप, लेकिन अभी बोल सकता हूं व्हीकल फाइनेंस कंपनी। थोड़ा सा आप बता देना कब बोलना बंद करना है मुझे। रविंद्र सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया नंबर्स थे, धन्यवाद। और बातचीत करते करते स्टॉक भी बढ़िया मूव करता हुआ इस समय आपको नजर आएगा। नीचे आज शाम